हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली ग्रुप डी के लिए साइंस करते हैं, उसी के क्रम में आज हम लोगों का सेट नंबर 19 है। तो आज हम लोग 19वां नंबर सेट को स्टार्ट करते हैं। और 19 नंबर सेट है, तो इससे पहले जो है टोटल 18 सेट हो चुका है। वो सारे 18 सेट को जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पर। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारों 18 वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है इसका फ़ायदा सभी के छात्र के पास पहुंच सके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और 96 मेगा एम्पियर की धारा उससे होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, हमको दिया क्या हुआ है, 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है, यानी भी का वैल्यू हमको दे दिया है कितना, तो 24 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद क्या करा है कि 96 मेगा एम्पियर जो है आपको धारा हो रहा है, यानी कि आई का वैल्यू हमको दे दिया है 96। ये क्या है, सॉरी ये मेगा नहीं, मिली एम्पियर होगा, 96 मिली एम्पियर है। ठीक है ना। तो देखिए, मिली एम्पियर जो होता है, इसको जब हम एम्पियर में बदलेंगे, क्या कि सबको एसआई में लेंगे तभी तो एसआई में हमको ओम ओम में आंसर आएगा। ओम क्या है, आपको विद्युत धारा प्रतिरोध का जो है आपको एसआई मात्रक है, तो सारा हम वैल्यू एसआई में लेंगे तभी तो। देखिए, एसआई जो है आपको मिली एम्पियर नहीं है, जिसको हम एसआई में बदलने क्या करेंगे, इसको 96 गुना, देखिए मिली की जगह क्या होता है 10⁻³ होता है, तो इसको 10⁻³ से गुना कर देंगे और यहाँ ए लिख देंगे। क्या हुआ, तो अब ये हो गया आपको एसआई पद्धति में हो गया। ठीक है ना, यानी कि धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ये एम्पियर होता है, तो ये एम्पियर में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकालते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ओम के नियम से हमें मालूम है V बराबर आई आर, फार्मूला जो कि इसको हम रोज़ लगातार ही आजकल देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आज लगातार ही इसको सेट में आ रहा है। ठीक ना, तो देखते हैं। तो V बराबर आई आर हो गया, तो यहाँ से हमको R निकालना होगा। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटा आई हो जाएगा। तो यहाँ हमको V कितना है, तो 24 वोल्ट है, और आई का वैल्यू तुरंत कितना निकाले हैं, 96 गुना 10⁻³ होगा, जो कि दोनों एसआई में है, तो 96 गुना 10⁻³ होगा। तो इसको जब काटेंगे तो 4 16 यानी कि 24 चौक 96। अब देखिए कितना हो गया, ये देखिए 1/4। अब बटा में देखिए 10⁻³ है, जब ये 10⁻³ है, जब इसको हम प्लस में कर देंगे तो ऊपर में चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। जब ये तो 10⁻+3 हो जाएगा, यही हो जाएगा बटा में। अब देखिए इसको जब हम आगे बढ़ाते देखिए 10⁻³ मतलब क्या हुआ, तो 1000 हो गया और बटा 4 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 4 से ये कितना बार में कटेगा, 25 चौक 100 और एक जीरो और बचा हुआ है, तो 250 यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, यानी क्या हुआ कि चालक का प्रतिरोध क्या हो गया, हमको नहीं, आर का वैल्यू हमको कितना आ गया, तो ये हमको 250 ओम आ गया। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से स्तरित नहीं होती? देखिए, सल की उपकला उत्तक जो होता है, इसे देखिए त्वचा तो होबे करता है, मुख भी होता है और ग्रसिका भी होता है, लेकिन जो वृक्क नलिका है ये आपको सल की उपकला उत्तक से नहीं होता है। ये किस उत्तक से बना होता है, वृक्क नलिका, यानी जो किडनी की जो नलिका होती है, ये कौन सा उत्तक का बना होता है, तो ये आपको बना होता है आपको सरल जो है आपको, यानी कि सिंपल जो है, यानी कि सरल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि सरल घनाकार उपकला उत्तक से। ठीक, उत्तक से ये आपको बना होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमसे पूछा है कि सल की उपकला उत्तक से नहीं बना है कौन, तो यही आपको वृक्क नलिका है, जो कि सल की से नहीं बनकर किसका बना है, तो ये सरल घनाकार उपकला उत्तक से बना है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलता है? यानी कि फेरस सल्फेट, देखिए फेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपको FeSO4। जब इसका हम पूर्ण अपघटन करेंगे, देखिए क्या क्या बनेगा, देखिए क्या बनता है, देखिए Fe2O3, उसके बाद देखिए SO2 और प्लस SO3 भी बनता है। ठीक ना, देखिए इसको संतुलन करेंगे तो यहाँ देखिए 2 F इधर है तो 2 F इधर हो जाएगा, S60 को ठीक है, अब हो गया संतुलित। ठीक, तो यानी कि ये हमको क्या बना, तो Fe2O3 और SO2 और SO3, ये दोनों जो है SO2 और SO3 यही दोनों गैस है। ठीक ना, तो यही दोनों गैस निकलता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के विभवांतर क्या होगा। ठीक, देखिए जब हम प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित, देखिए माना कि दो प्रतिरोध है, एक पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, तीन को प्रतिरोध लगा दिए। ठीक, तीनों को जो हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए, कोई बैट्रिक है जिससे इसको जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ दिए। तो इसमें हमको क्या कह रहा है कि प्रत्येक विभवांतर क्या होगा। यहाँ से देखिए माना कि कुछ विभवांतर भी विभवांतर का वैश्विक ऐसे जोड़ दिए, तो इससे जो विभवांतर जाएगी तो इसमें जो है आपको प्रत्येक में कितना कितना विभवांतर जाएंगे, किसके ये अनुपात में जाएगी, चाहे किसका ये समानुपाती होती है। तो ये हमसे पूछा है। देखिए पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध ये R3 है। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो ये कौन सा क्रम है, तो ये श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है, तो देखिए आपको श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है इसमें आपको धारा का मान समान होता है, यानी सभी प्रतिरोध में जो है धारा क्या होता है, तो समान होता है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। विभवांतर यानी कि भी जिसके बारे में हमसे पूछा है वो क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न जो होता है तो किस अनुपात में बटेगा। माना कि यहाँ से देखिए 6 वोल्ट का यहाँ से विभवांतर निकला, तो यहाँ जाकर किस अनुपात में बटेगा, ये जो है ना आपको प्रतिरोध के अनुपात में बटेगा। ठीक है, जितना प्रतिरोध रहेगा, माना कि प्रतिरोध इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो यानी क्या हुआ, तो 1:2:3 का अनुपात बटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विभवांतर जो होता है ये किसका समानुपाती है, तो ये प्रतिरोध के समानुपाती है, क्योंकि ये प्रतिरोध पर ही निर्भर कर रहा है डायरेक्टली। तो ये क्या हो गया, प्रतिरोध का समानुपाती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है, यानी हाइड्रोकार्बन में एल्काइन। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है 3 प्रकार का होता है, एक होता है आपको एल्केन और एल्कीन और एक एल्काइन होता है। देखिए एल्केन क्या होता है, एल्केन जो होता है इसका आपको सामान्य फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपको CnH2n+2 होता है। उसके बाद देखिए एल्कीन होता है, एल्कीन का सामान्य फार्मूला होता है CnH2n, बस इतना ही होता है। अब देखिए एल्काइन होता है, एल्काइन का सामान्य फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, जो हमसे पूछा क्या है कि डैश हाइड्रोकार्बन में एल्काइन समूह का पहला सदस्य है, यानी कि एल्कीन एल्कीन एल्काइन जो निकाले हैं इसका पहला सदस्य है। पहला सदस्य यानी क्या हुआ, जब हम n का वैल्यू देखिए 1 रखते हैं तो क्या आता है, तो C1 और H2 -2 हो जाएगा। देखिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यानी कि 1 वाला वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पहला तत्व तो नहीं होगा। देखिए इसका जो पहला समूह का पहला तत्व जो होगा उसमें n का मान 2 रखने पर आता है। ठीक है, तो n का मान जब हम 2 रखेंगे तो C2H4 देखिए -2 है तो -2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो C2H2 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये जो है आपको C2H2, तो ये C2H2 आखिर है क्या, तो ये C2H2 जो है ये आपको एथाइन है। ठीक, क्या है ये, एथाइन है। तो ये आपके एल्काइन ग्रुप का ही जो पहला सदस्य है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, एथाइन। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन दिया है तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न जो है अवशिष्ट उत्पाद। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या की जरूरत होता है, इसका हम रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं। ठीक, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है आपको देखिए इसका रिएक्शन होता है 6CO2 + 12H2O। जब ये सब मिलता है किसके किसके उपस्थिति में, तो ये सूर्य प्रकाश यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, क्या क्या बनाता है, देखिए आपको C6H12O6 और उसके बाद देखिए क्या क्या बनता है, तो +6 ऑक्सीजन 6O2 + 6H2O बनता है। ठीक ना, यहाँ जो आपको ऑक्सीजन गैस निकला है यही जो है आपको अवशिष्ट उत्पाद है इस प्रकाश संश्लेषण का। ठीक ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत देखिए यहाँ किस किस का तत्व, देखिए मैग्नीशियम दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है। तो देखिए जो है आपको विद्युत ऋणात्मकता गुण क्या होता है, आपको सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है ना, देखिए विद्युत ऋणात्मकता होता है कोई भी तत्व है, ये विद्युत ऋणात्मकता उस तत्व का वह गुण है जिसमें क्या हुआ कि तत्व का परमाणु जो है ना एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, तो उसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक ना, देखिए हेलोजन वर्ग में जो होता है विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होता है, देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हेलोजन वर्ग में फ्लोरीन है, उससे कम जो है आपको क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है,
और सबसे कम कौन है? तो आयोडीन है, ठीक ना। ये हमसे पूछा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सर्वाधिक कौन होगा? तो सर्वाधिक देखिए फ्लोरीन होगा। जो देखिए फ्लोरीन ऑप्शन में है ही है, तो क्लोरीन 2 नंबर में है, तो इसके अपेक्षा तो क्लोरीन हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी दे देंगे, ऐसे फ्लोरीन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों की समस्या नहीं, यानी बड़े बांध जो है उसका समस्या इसमें से कौन नहीं है? पहला कहा है कि वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि। सही बात है। जब देखिए हम बड़ा बड़ा बांध बनाते हैं तो उसके लिए हमको क्षेत्रफल भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमको वनों की कटाई करना पड़ेगा। तो वन की जब कटाई करेंगे तो उसमें जो जैव जीव पल रहा है उस सब की जैव विविधता की भी हानि होगा, यानी कि ये समस्या तो है, ये है, ठीक है ना, ये समस्या है इस चीज़ का। अब बी नंबर में कहा है कि लोगों का विस्थापन, ठीक है, जब क्षेत्र हम घेरेंगे, मतलब लंबा क्षेत्र में जब हम बांध बनाएंगे तो वहाँ पर कुछ लोग बच रहा होगा, तो उसका विस्थापन होगा वहाँ, मतलब वो दूसरे जगह जाएंगे, तो ये भी समस्या है। ये है, हमसे पूछा है समस्या कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी का है कि सिंचाई के लिए जल का संग्रहण, ये समस्या थोड़ी है। यहाँ जब हम बांध बनाएंगे तो हम जल का संग्रहण तो और करबे न करेंगे, जल का संग्रहण कर लेंगे तो सिंचाई के लिए समस्या नहीं बनेगा। ये सिंचाई के लिए और सुगमता प्रदान करेगा, यानी कि ये समस्या नहीं है, ठीक ना। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, ठीक ना। ये जो है और इसके लिए और फायदेमंद ही है कि जल का और आपको स्टोर हो रहा है, तो ये सिंचाई आसानी से होगा। अब डीम का है कि शामिल लागतों की तुलना में कम लाभ। देखिए इसमें क्या होता है कि बांध बनाने में जो है बहुत ज़्यादा लागत लगता है, ठीक ना, लेकिन जितना लागत लगता है उसके अपेक्षा जो है इसमें कमाई नहीं होता है, यानी कि उसमें उतना लाभ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी तो समस्या ही हुआ, जब लाभ नहीं हुआ, लगा दिए ज़्यादा पूंजी, उसमें लाभ ही नहीं हुआ कोई बिजनेस में, तो समस्या ही हो गया, तो वो समस्या हो गया। ये हमसे समस्या नहीं पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही इसका समस्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है, ठीक ना। जैसे देखिए कोई भी एक तत्व है, जैसे माना कि ए तत्व है, ये बी के साथ मिल करके क्या बना लिया है, तो ए बी बना लिया है, ठीक ना। यहाँ देखिए ए और बी ये दोनों अलग अलग जो है, ये ए और बी ये दोनों क्या है, तो ये आपको अभिकारक है, ठीक ना, ये है अभिकारक। जब देखिए ए और बी दोनों अभिक्रिया करने के बाद जो बना है नया ए बी बना लिया है, तो ये आपको उत्पाद हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, तो उत्पाद कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, या इसी को ही प्रतिफल भी कह सकते हैं, प्रतिफल भी कह सकते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा, देखिए ये तीर जो है, ये तीर का सिरा जिस साइड लोल निकला हुआ है, वो सिरा किसकी ओर इंगित करता है? देखिए किसकी ओर इंगित करता है, ए बी की ओर इंगित कर रहा है, तो ये भी है क्या, तो ये भी प्रतिफल या उत्पाद है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा डैश की सहायता से ज्ञात की जाती है। देखिए मोटर जो है उसके आर्मेचर के जो घूर्णन करता है उसकी दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, देखिए इसके अनुसार क्या होता है कि जब हम देखिए अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गया, ठीक ना। देखिए मान लेते ये अंगूठा है और ये देखिए तर्जनी है और ये मध्यमा है, ठीक ना, मध्यमा है। तीनों को जब हम 90 डिग्री कोण पर रखते हैं, कि मान लीजिए यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक ना। तीनों को जब हम 90 डिग्री कोण पर रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे अंगूठा जो है ये आपको क्या दिखाता है, तो अंगूठा की दिशा जो है ना ये आपको बल आघूर्ण को दिखाता है, यानी किसको दिखाता है, तो ये आपको बल का दिशा होता है, ठीक। और उसके बाद देखिए तर्जनी, तर्जनी क्या दिखाता है, तो तर्जनी जो है आपको ये आपको तर्जनी जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। ये क्या दिखाता है, तो ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और ये मध्यमा जो है नीचे वाला, तो ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको विद्युत धारा बताता है, विद्युत धारा बताता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उसके डैश के बीच संबंध को परीक्षण किया था। देखिए मेंडलीफ साहब ने आवर्त सारणी बनाए थे, तो उन्होंने क्या किया था, तो वो जो है आपको उसको जो है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है सारा तत्व को सजाया था, और उसके साथ जो है उसके बीच किसका किसका परीक्षण किए थे, तो उस तत्व को सजाए थे तो उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों को उसमें परीक्षण किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। और जब मेंडलीफ जब आवर्त सारणी बनाए थे तो उस टाइम जो है आवर्त सारणी में जो है आपको 9 गो वर्ग था, 9 गो वर्ग था मेंडलीफ का आवर्त सारणी में, और 7 गो आवर्त था, ठीक ना, 7
आवर्त था मेंडलीफ के आवर्त सारणी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीति दिए गए हैं, हमको गलत कथन पूछा है। ठीक, देखिए पहला कथन कहा है कि ऐसे जीव जो उत्पादक नहीं है वो उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो उत्पादक नहीं है, उत्पादक में कौन कौन आता है, तो उत्पादक में देखिए जितना हरे घास भूसा यानी कि हरे पेड़ पौधा जितना भी है सारा उत्पादक है। ठीक है, और जो उत्पादक श्रेणी में नहीं आता है तो वो सारा क्या होता है, तो उपभोक्ता आता है। यानी कि जो उत्पादक का जो चीज़ यूज करता है उसको उपभोक्ता कहा जाता है। जो बचा है तो सब उपभोक्ता न होगा, तो ये सही दिया हुआ है। हमसे गलत कथन पूछा है। बी नंबर में कहा है कि यह एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई भी अकेला जीव है तो वो आपको एकाधिक मतलब बहुत एक से अधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। सही बात है, ये विभिन्न स्तर पर भी भोजन प्राप्त करता है। ठीक ना, तो इसका सही दिया हुआ है पी नंबर। हमसे गलत कथन पूछा है तो सी नंबर देखते हैं। तो जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतना ही कम ऊर्जा नहीं, जितना निम्न होता है पोषी स्तर उसमें उतना ही अधिक ऊर्जा होता है। जैसे देखिए सबसे नीचे का कौन है, तो ये उत्पादक है तो उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होता है। ये आपको उल्टा दिया हुआ है, तो ये आपको गलत दिया हुआ है। हमसे गलत कथन ये पूछा है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और सही ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो सही कथन को भी देख लेते हैं। टीम का है कि खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है। सही है, खाद्य जो आपको जाल बनाया जाता है जो आपको एक सारणी, तो उसमें क्या होता है 2 से अधिक श्रृंखला शामिल होता है, तो ये भी आपको सही दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह एक निश्चित आकृति, एक देखिए कोई एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें क्या होता है कि भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है। वो भोजन ग्रहण करता है, एक विशिष्ट स्थान उसके लिए होता है और वह अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं का यूज करता है, जिसे क्या कहता है, तो पक्षाभिका यानी कि सीलिया कहा जाता है। तो यह प्रयोग जो है कि कौन सा जीव ऐसा काम करता है तो उसके बारे में हमसे पूछा है। ठीक ना, देखिए एक जीव होता है यानी कि एक कोशिकीय जीव है, वो चप्पल के आकृति का होता है। देखिए नीचे आपको हम यहाँ फोटो दे दिए हैं चप्पल, देखिए लग रहा है ना कि चप्पल का ये सोल है नीचे वाला, तो ये चप्पल के आकृति का होता है। ये क्या करता है, तो ये जो है आपको भोजन ग्रहण करने के लिए जो इसके पास एक विशिष्ट स्थान होता है। देखिए ये जो है आपको गहरा सा स्थान, ये क्या है, ये इसके भोजन ग्रहण करने के लिए है। ठीक है ना, यहाँ पर आप भोजन जब ये ग्रहण कर लेता है क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण स्थान होता है और वो अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचना जैसे पक्षाभिका, ये देखिए इसके चारों तरफ देख रहे हैं आप रोम जैसा संरचना है जिसे क्या कहा जाता है, तो सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे सीलिया कहा जाता है। इसी सीलिया के द्वारा जो है वो भोजन का परिवहन करता है और ये चलता भी है। ठीक ना, तो यानी कि ये किस जंतु का गुण है, तो ये आपको पैरामीशियम का गुण है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जंतु पैरामीशियम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। ठीक, देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, CaO, LiCl, CaCl2 और NaCl दिया हुआ है। ठीक ना, तो इस सारा का क्वथनांक को हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। देखिए पहला हमको दिया हुआ है क्या, तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्या हुआ, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका क्वथनांक क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का दिया होता है आपको 2850 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा दिया आपको LiCl, यानी इसको क्या कहते हैं, तो लिथियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक नहीं, LiCl क्या हो गया, LiCl ये क्या हो गया, लिथियम क्लोराइड। जो लिथियम क्लोराइड होता है इसका क्वथनांक बिंदु होता है आपको 1382 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दिया हुआ है आपको CaCl2, यानी क्या हो गया, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है, तो ये होता है आपको 1935 डिग्री सेल्सियस, 1935 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद है NaCl, यानी क्या हो गया कि सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक ना, NaCl इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है, तो ये होता है 1465। तो इस सभी में देखिए जो है आपको किसका सबसे अधिक है, हमको सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का है जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्र में प्रदर्शित किए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X है, यानी देखिए चित्र है इसमें क्या है, X एक प्रकाशिक उपकरण। प्रकाशिक उपकरण किसको कहते हैं, तो देखिए कोई दर्पण हो गया, कोई लेंस हो गया जिसके द्वारा जो है आपको प्रकाश को आर पार करता है, मतलब कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी को प्रकाशिक उपकरण कहा जाता है। ठीक ना, X एक प्रकाशिक उपकरण है। ठीक है, जो कि वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD है, यानी कि एक वस्तु AB यहाँ पर रखा हुआ है, AB वस्तु जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो CD बन रहा है। ठीक, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो CD निर्भर करता है, तो X यानी उपकरण X क्या होगा। ठीक ना, तो देखिए यहाँ आप गौर कीजिए, तो ये देखिए वस्तु को रखे हैं हम दर्पण के दाईं ओर,
सॉरी दाईं ओर नहीं बाईं ओर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब पीछे बना है। और देखिए कैसा प्रतिबिंब बना है, देखिए वस्तु ये छोटा है और देखिए प्रतिबिंब क्या हुआ तो बहुत यानी बड़ा आकार का बना है प्रतिबिंब, ठीक ना। क्या बना है तो ये प्रतिबिंब जो है आपको बड़ा बना है, यानी कि वस्तु से जो है ना आपको ये बड़ा बना है प्रतिबिंब, ठीक ना। और दर्पण के पीछे बना है। और देखिए ये कैसा प्रतिबिंब होता है तो ये आपको आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। ये देखिए इसे मिलते हुए प्रतीत होता है, इसमें जो है किरण जो है ना ये मिलते हुए प्रतीत होता है इस पर, ठीक ना। तो ये आपको आभासी प्रतिबिंब होता है। और देखिए सीधा भी प्रतिबिंब है। तो ये देखिए आपको किसका गुण है, देखिए ये जो है जब हम अवतल दर्पण के सामने जो है वस्तु को जब रखते हैं पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, तब प्रतिबिंब का आकार ऐसा बनता है, ठीक है। कि तब कैसा प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, जो कि आभासी है ये है। उसके बाद ये सीधा बनता है, देखिए सीधा है ये तो सीधा भी है। उसके बाद कह रहा है कि दर्पण जो है आपको दर्पण से ये पीछे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये दर्पण है, ये दर्पण का ये आपको परावर्तक सतह इस साइड है, इस साइड कलई क्या हुआ तो पीछे कलई हुआ तो पीछे दर्पण का पीछे बना प्रतिबिंब। उसके बाद ये देखिए वस्तु जो इतना गई है लेकिन प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बन गया, यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये किस दर्पण का गुण है तो ये आपको अवतल दर्पण का गुण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ और है अवतल दर्पण का यूज, इसका हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। देखिए सोलर कुकर जो होता है इसमें आपको अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए सर्च लाइट जो है उसमें भी अवतल दर्पण का, और सेविंग मिरर जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण, और डॉक्टर का डॉक्टरी दर्पण जो होता है उसमें भी, डॉक्टर जो होता है दांत कान नाक का डॉक्टर, ये सब जो है ना आपको रखता है दर्पण एक, वो जो है दर्पण रहता है आपको अवतल दर्पण का ही। और गाड़ी के जो होता है हेडलाइट उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के परिकिरण की परिघटना के उपयोग से नहीं समझा जाता है, ठीक है। पहला ए नंबर में कहा है कि सूर्योदय और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, यानी कि सूर्योदय जब होता है उस टाइम सूर्य को देखते होंगे कि आसपास लाल दिखता है और सूर्य भी जो है हल्का लाल दिखता है, ठीक ना। तो ये किसका परिघटना कारण होता है तो ये जो है प्रकाश के परिकिरण के कारण। मैंने कहा है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग करना, देखिए खतरे के संकेत जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखिए इसका जो होता है आपको परिकिरण की घटना इसमें कम होता है, ठीक नहीं। इसका तरंगदैर्घ्य जो है आपको अधिक होता है और इसमें परिकरण होता है ना आपको कम होता है, ये परिकिरणित कम होता है, मतलब एक ही पॉइंट पर ये स्थिर रहता है। तो यानी कि क्या हुआ ये लाल रंग का आपको प्रकीर्णन कम हो गया, जिससे कि ये ज़्यादा नहीं फैलेगा और ये अच्छे से कम करेगा, यानी कि प्रकीर्णन की घटना का ही उपयोग है। तो देखिए तारे का टिमटिमा, तारा जो टिमटिमाता है ये आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है, न कि प्रकीर्णन के कारण। ये अपवर्तन का गुण है। यही हमसे पूछा है कि कौन सा घटना उपयोग नहीं है, तो यही तो नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आसमान का नीला दिखना, आसमान जो नीला दिखता है ये भी प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, देखिए एक प्रश्न आगे बढ़ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको कह रहा है कि किसी 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, यानी कोई चालक है उसको जो 6 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया जाता है, और मान लीजिए कि चालक के सिरों पर विभवांतर V1 है। जब इसको हम 6 वोल्ट की बैटरी संयोजित करते हैं तो उसके लिए विभवांतर V1 है, तो विभवांतर जो V1 है यही तो हमको दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है कि विभवांतर V1 और इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाए जिसका विभवांतर V2 है, यानी हमको V2 का वैल्यू कितना दे दिया है तो 9 वोल्ट दे दिया है। यहाँ हमसे V1/V2 पूछा है। देखिए V1/V2 क्या, देखिए V1 का वैल्यू 6 वोल्ट है, यानी कि 6 वोल्ट बटा V2 का वैल्यू 9 वोल्ट है, यानी कि 9 वोल्ट। तो V कट जाएगा और 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कितना आ जाएगा ये 2/3 आ जाएगा, ठीक ना। तो किस ऑप्शन दिया तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आशी है, एक आशी नाम का व्यक्ति है जो कि अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलेन का उपयोग कर लेता है। देखिए ये डिटर्जेंट है, ये देखिए ये क्या है तो ये आपको डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट है, और ये साइड में जो है ये आपको ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक ना। क्या है ये आपको बगल में उस साइड ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक। तो क्या कर रहा है कि ये डिटर्जेंट जो होता है यहाँ देखिए क्या विलेन का उपयोग करते हैं और कपड़े के रंग को फीका पड़ जाता है। तो विलेन मतलब वो विलेन में क्या मतलब वो क्या उठा ली है धोखे से। देखिए दोनों को आप देखते हैं तो डिटर्जेंट बगल में है आपको, इस साइड ये डिटर्जेंट हो गया और उस साइड जो है रखा हुआ वो आपको, तो ये आपको ब्लीचिंग पाउडर है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर डिटर्जेंट में देखने से जो है इसमें कुछ अंतर नहीं बुझा रहा है, ठीक ना। इसमें देखिए एकाक को देखिए कलरफुल कुछ दे दिया है बिंदी, तो ये सभी डिटर्जेंट में नहीं होता है, ठीक ना। तो नहीं होता है तो यानी कि दोनों सेम लगेगा देखने में, तो देखने से लगता है सेम, तो उसी के भ्रम में आकर के जो है ना आशी नाम की लड़की जो कपड़ा धोने गई, दोनों एक ही जगह रखा होगा, तो उन्होंने क्या किया तो उसके जगह पर उन्होंने सरफ के जगह पर यानी कि डिटर्जेंट की जगह पर ये ब्लीचिंग पाउडर ही उठा ली, उसको घोल दिया और कपड़ा साफ करने लगी। तो कपड़ा क्या हुआ
उसका रंग फीका पड़ गया। तो ब्लीचिंग पाउडर का गुण क्या होता है कि जो वो जो है ना आपको वो फीका पड़ा देता है कपड़ा को, ठीक ना, वो कपड़ा को ब्लीच कर देता है, ठीक। कोई भी चीज़ है तो वो ब्लीच करने के लिए इसका यूज ही किया जाता है। जब ब्लीचिंग पाउडर दे दी तो कपड़ा एकदम पूरा फीका पड़ गया, यानी रंग सब उड़ गया कपड़ा का, ठीक ना। यानी कि वो जो बिलियन यूज़ की थी तो वो क्या था, किसका बिलियन था, तो वो बिलियन ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि C6H12O6 और उसके बाद देखिए सिक्स ऑक्सीजन जुटा है, उसके बाद देखिए 6CO2 और 6H2 और ऊर्जा बना है। तो ये देखिए क्या कर रहा है, तो अभिक्रिया का विशिष्ट नाम क्या है, देखिए इस अभिक्रिया का क्या नाम है। देखिए यह देखिए ये ग्लूकोज है, ठीक है ना। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एक ऊर्जा मुक्त किया। तो ये देखिए किसका गुण है, तो ये आपको श्वसन होता है जब ये सही होता है, ठीक ना। तो यानी क्या हुआ, तो श्वसन का ये गुण है, ठीक ना। श्वसन क्या है, ये एक प्रकार का दहन है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा, दोनों में जो है ना ग्लूकोज टूटता है और कुछ ना कुछ ऊर्जा प्रदान करता ही है। तो ये देखिए वही हुआ, यानी क्या हुआ, ये श्वसन का आपको अभिक्रिया दर्शा रहा है। यानी अभिक्रिया किसको दर्शाया, तो श्वसन को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों को वंशगत का अध्ययन किया तो उन्होंने F2PD के पौधों के लिए फिनोटाइप का अनुपात क्या हुआ। देखिए F2PD जो पौधा लिया था, F2PD के पौधे को फिनोटाइप क्या था, इसका फिनोटाइप जो आया था तो आया था आपको 9:3:3:1। और जब देखिए F2PD का ही जीनोटाइप आया था, जीनोटाइप, तो F2PD का ही जीनोटाइप था, तो वो क्या था, तो वो होता है आपको, यानी क्या होता है 1:2:1, फिर होता है आपको 2:2:4, उसके बाद पुनः 1:2:1 होता है। देखिए आपको से याद रखना है, आपको 121, 224, 121 करके इसको याद रखना है, ठीक ना। इसको 53-32 करके याद रखना है। यहाँ हमसे कौन सा पूछा है, F2PD के पौधों के लिए फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप क्या होता है, तो 9:3:3:1 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है, ठीक ना। यानी कि जीवन जो होता है इसकी उत्पत्ति सरल अकार्बनिक, इसका उत्पत्ति जो सरल अकार्बनिक पदार्थ से हुई, ये किसने कहा था, ये कहा था आपको JVS हल्दसाने ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, हल्दानी, यानी कि JVS हल्दानी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ATP के टर्मिनल लिंकों को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि ATP के टर्मिनल जो होता है लिंक, उसको तोड़ने के लिए पानी का हम उपयोग करेंगे तो उसमें कितना हमको ऊर्जा मुक्त होगा, तो उसके लिए हमको ऊर्जा मुक्त होता है 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा इसमें मुक्त होता है, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा है और धारा जो है चालक के मध्यमा से पूर्व की से पश्चिम की ओर प्रवाहित है, तो चालक डैश दिशा में आगे बढ़ेगा, तो चालक जो है नीचे की ओर आगे बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 सेंटीमीटर आकार वाले किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण है, इसमें हमको क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर की आकार का वस्तु है, यानी कि आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दे दिया है कितना, तो 1 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है, तो 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी एफ का वैल्यू कितना दिया, 16 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी अवतल दर्पण का क्या होता है, तो माइनस में होता है, तो -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो हमने जो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी क्या हुआ, तो यू का भी वैल्यू दे दिया गया 24 सेंटीमीटर, यानी कि यू जब होता है हमेशा माइनस में होता है, तो -24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं किसके द्वारा, तो दर्पण फार्मूला के द्वारा। दर्पण फार्मूला क्या होता है, तो 1/v + 1/u = 1/f, तो यहाँ हमको 1/v का फार्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, 1/f - 1/u आ जाएगा। इसको अब हम पुट करते हैं, तो यानी कि 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f का वैल्यू देखिए क्या आया है, तो -16 सेंटीमीटर, यानी कि -16 सेंटीमीटर। फिर हुआ देखिए माइनस, देखिए 1/u, u का वैल्यू कितना है, तो -24 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया आपको
24 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा। देखिए 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि 16 तिया 48 यानी -3 ऊपर में हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो यानी बीच में प्लस का साइन आएगा। और 24 दूनी 48 ऊपर में 2 चला आएगा, यानी कि 1/48 हमको आ जाएगा। यानी कि 1/v बराबर -1/48 आ जाएगा। यहाँ हमसे v का मान निकालना है, तो v का मान क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसको पलटे तो इसको भी पलट देंगे। तो 48 मीटर हमको v का मान आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए देखिए आवर्धन क्षमता जो होती है m बराबर, फार्मूला क्या होता है, तो दर्पण में m बराबर होता है -v/u होता है। यही जो है आप किसके बराबर होता है, ये होता है आपको हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इतना दूर को हम बराबर करते हैं, देखिए -v/u, तो -v का वैल्यू हमको 48 है और -v है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +48 बटा यू का वैल्यू कितना है, तो -24 सेंटीमीटर, तो बटा -24 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर में हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना ही है। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ ही है प्रश्न में। देखिए कहाँ का है, 1 सेंटीमीटर के आकार वाला है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर दे दिया है। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो 24 दूनी 48, ये माइनस में आ गया, और देखिए माइनस में यानी क्या हो गया, आपको हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक ना, 2 सेंटीमीटर जो कि आपको माइनस में आया। ठीक ना, माइनस में आया 2 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज का हाइट क्या हो गया, तो 2 सेंटीमीटर हो गया, और माइनस ये दर्शा रहा है कि ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली किरण वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, जिसके कारण आभासी सूर्यास्त जो है वास्तविक सूर्यास्त से लगभग कितना पहले दिख जाता है, तो ये जो है आपको 2 मिनट बाद दिखता है। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, और इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों में फैलाएं। ठीक, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक, आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप इसको शेयर करें, और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है, वहाँ से भी आप चैनल में आप जा कर के जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ पर अपना PDF प्राप्त करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।